Bismillahirrahmanirrahim. My name is Murtul Sakai and welcome to the orientation session of CFEP 5. तो आज जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस। और आज के डिस्कशन में हम इस सब्जेक्ट के हर पहलू को कवर करेंगे। लाइक इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज कितना है, इस सब्जेक्ट के एग्जाम में आईकेप के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट कितना है। चूँकि ये एक ओपन बुक एग्जाम है तो ओपन बुक एग्जाम में इस सब्जेक्ट को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। चूँकि CFEP 5 हमारा कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है तो CV बेस्ड एग्जाम को हम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे, किस तरह से तैयार कर रहे होंगे। और सबसे लास्ट में इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर करूंगा जिसमें सब्जेक्ट के कवरेज के हवाले से पूरा आपके पास एक स्टडी प्लानर आ रहा होगा कि वीक वाइज आपने कितने लेक्चर्स या कितनी ड्यूरेशन के लेक्चर्स को कवर करना है ताकि आप आने वाले 3 से 4 महीनों में अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एफिशिएंट वे में कर सकें। और हाँ, CFEP 5 के हवाले से बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज या बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते वक्त पूछते हैं, तो उन सारी पोटेंशियल क्यूरीज को भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं तकरीबन 2016 से CA फाइनल के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और ये जो CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है, ये बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिससे मैंने अपना प्रोफेशनल टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। बैक इन 2016 मैंने CFEP 5 से अपना प्रोफेशनल टीचिंग करियर स्टार्ट किया और अब तक मैं तकरीबन इस सब्जेक्ट के कोई 20 से 25 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर आने वाला बैच पुराने वाले बैच से बेहतर होता जाता है, इम्प्रूव होता जाता है। देखिए, अगर परफेक्शन की बात करें तो 100% परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम अपने पार्ट पे सिर्फ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, फिर रिजल्ट देने वाला अल्लाह है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं सबसे पहले अपने सारे स्टूडेंट्स आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा लास्ट बैच कंडक्ट हुआ था वो हर लिहाज से पिछले 20-25 बैचेस के कंपेरिजन में सबसे बेहतर था। मतलब जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड एडमिशन्स और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट बैच में मेरे पास थे वो मेरे ख्याल है कि पिछले 20-25 बैचेस में मैंने नहीं देखे। और ज़ाहिर है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट की जब क्यूरीज होती है, क्वालिटी होती है, एडमिशन्स होते हैं, तो एज अ टीचर ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि मैं सब्जेक्ट में अपना मैक्सिमम इनपुट दे सकूँ, इस सब्जेक्ट में अपना मैक्सिमम हार्डवर्क कर सकूँ। तो लास्ट अटेम्प्ट का जो बैच गुजरा था वो पिछले 20-22 बैच के कंपैरिजन में अगर मैं एक कमेंट पास करूँ तो दिस वाज द परफेक्ट बैच फॉर मी। मतलब जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम आईकेप के पास पेपर एक 4 से 6 महीने के बैच में कंडक्ट करवाए जाते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट बैच में कवर करने की कोशिश की थी। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह ये वाला बैच भी लेकर चलेंगे और सारी चीज़ों को मैक्सिमम लेवल पर, एक हाई लेवल पर कवर करेंगे। कोर्स की कवरेज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, आईकेप के पास पेपर्स की बात करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन सारी चीज़ों को टाइमली एफिशिएंट वे में एक मैक्सिमम एक एफिशिएंट कवरेज के साथ कवर कर सकें। चलिए जी ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज देखूँ तो आपके पास पिछली 7-8 अटैम्प्ट या पिछली 9-10 अटैम्प्ट के कुछ पासिंग परसेंटेजेस प्रेजेंट हो रहे हैं। बेसिकली मैंने समर 2019 से इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशियो आपके सामने प्रेजेंट किया है क्योंकि इसकी एक वजह है। समर 2019 से पहले CFEP 5 का ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम नहीं हुआ करता था, यानी CFEP 5 का एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम की तरह होता था जहाँ पे स्टूडेंट 3 घंटे में, 3.25 घंटे में पेपर परफॉर्म कर रहा होता था। लेकिन समर 2019 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब ये एग्जाम जो है आपका ओपन बुक एग्जाम हुआ और आपको टेक्स्ट के टेक्स्ट की किताबें एग्जाम में ले जाने की इजाज़त हुई। फिर इसी तरीके से पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट के पहले ये एग्जाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पहले नॉर्मल रूटीन जो है फिजिकल पेपर पे आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता था, लेकिन 3-4 अटेम्प्ट पहले ये पेपर आपका CB बेस में शिफ्ट हुआ। अब आपको इस पेपर को आईकेप के एग्जाम सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करना होता है। अच्छा, अगर आप पिछली इन सारी अटेम्प्ट के पासिंग परसेंटेजेस को देखें तो समर 2019 के अटेम्प्ट में सिर्फ 6% का रिजल्ट है और ये वो पहली अटेम्प्ट थी जब ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम हुआ था। तो ऑब्वियसली बच्चों ने शायद आईकेप के एग्जामिनर को सही से प्रिडिक्ट नहीं किया या एग्जामिनर ने बच्चों से शायद बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लिया और एक बहुत मुश्किल पेपर पूछ लिया, तो 6% का रिजल्ट आया। फिर अगली ही अटैम्प्ट में 46% का, विंटर 2019 के अटैम्प्ट में 46% का पासिंग परसेंटेज आ गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस अटैम्प्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। इस अटैम्प्ट में पेपर आपका रीजनेबली बहुत आसान पूछा गया था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं पिछली 7-8 अटैम्प्ट की पेपर का पासिंग परसेंटेज देखूं तो किसी अटैम्प्ट में 30%, किसी अटैम्प्ट में 33%, किसी अटैम्प्ट में 27%, पिछली 7-8 अटैम्प्ट में ऑन एन एवरेज आपको 25 से 30% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़,
जब मैंने ये सब्जेक्ट 2016 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरी स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद एक अजम्पशन या एक ओपिनियन मेरा ये था कि CFEP 5 का सब्जेक्ट CA फाइनल के बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट हुआ करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं BFD की बात करूं या एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं तो दे आर टोटली क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट जहां पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ या एडवांस ऑडिट की बात करूं तो दे आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जहां पे आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी और अपनी क्वालिटेटिव स्किल्स को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन टैक्स का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। तकरीबन हम जब पेपर कॉम्पोजिशन पे आएंगे तो आप देखेंगे कि 50 से 60 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट होता है और 40 से 50 मार्क्स आपसे थ्योरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट होता है। तो चूंकि ये नंबर्स थ्योरी और चूंकि ये पेपर थ्योरी और नंबर्स का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है तो ये कंपैरेटिवली एक आसान पेपर बन जाता है। लेकिन जब से ये पेपर स्पेसिफिकली ओपन बुक एग्जाम हुआ है तो अब ये पेपर इतना आसान नहीं है। इस पेपर को पास करने के लिए आपको एक रीजनेबल तैयारी, एक रीजनेबल कवरेज, एक लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगी तो ही आप इस सब्जेक्ट का जो 50 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया है उस लाइन को क्रॉस कर सकोगे। अब अगर हम ओवरऑल कोर्स कंटेंट की बात करें तो CFEP 5 का जो कोर्स कंटेंट है वो तकरीबन 110 से 120 घंटे में कवर हो सकता है। यानी कि 110 से 120 घंटे में हम इस कोर्स के सारे लीगल प्रोविजंस, उन लीगल प्रोविजंस की एक रीजनेबल प्रैक्टिस कवर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सिर्फ कोर्स कवर करना या रीजनेबल प्रैक्टिस करना इनफ नहीं होगा, हमें एटलीस्ट 8 से 10 अटेम्प्ट के ICAP के पास पेपर्स को भी सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आप एडिशनल 30 से 35 घंटे अलॉट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट की कवरेज के लिए हमें 110 से 120 घंटे के लेक्चर्स कवर करने होंगे जिसमें हमारे पास इस सब्जेक्ट का सारा कंटेंट कवर हो रहा होगा। उन सारे कंटेंट के बैक पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कवर हो रहे होंगे। और एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस के लिए हमें तकरीबन 8 से 10 अटेम्प्ट एटलीस्ट ICAP के पास पेपर्स को सॉल्व करना होगा। तो इसके आप एडिशनल 30 से 35 घंटे अलॉट कर सकते हो। यानी कि इन टोटलिटी 130 to 140 आवर्स में आपका ये सब्जेक्ट रेडी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के डिटेल कोर्स कंटेंट के हवाले से। तो ओवरऑल ICAP ने इस सब्जेक्ट को 3 एरियाज में बाइफरकेट किया है। लेकिन इन 3 एरियाज को अगर हम प्रॉपर्ली बाइफरकेट करें तो यहाँ पे एक्चुअली 4 एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया हमारे पास इनकम टैक्स का है और इनकम टैक्स से तकरीबन 50 से 60 मार्क की वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली यहाँ पर हमारे पास 25 से 30 मार्क्स न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट होते हैं और 25 से 30 मार्क्स हमारे पास थ्योरेटिकली में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लॉ का प्रोविजन एज इट इज डिक्टेट करने के लिए आ जाएगा। आपको बेसिकली इस एरिया के अंदर एप्लीकेशन ऑफ लॉ अप्लाई करनी होगी, यानी कि लॉ के प्रोविजंस को किसी सिनेरियो में अप्लाई करना होगा। तो इनकम टैक्स का जो 50 to 60% पोर्शन है इसमें आपके पास जनरली एक न्यूमेरिकल तो बेयर मिनिमम 20 से 25 मार्क का पूछा ही जाता है। इसके अलावा हमारे पास बाकी 20 से 25 मार्क्स या 30 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन या फिर कोई कंपटीशन बना कर दे दी, उसके ऊपर हमसे कमेंट्री, हमारा ओपिनियन मांगा, इस तरह से टेस्ट किए जा रहे होते हैं। सेकेंड एरिया हमारे पास सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का है। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के एरिया की वेटेज तकरीबन 30 से 45 मार्क्स रखी गई है। यहाँ पे भी हमारे पास एक सेल्स टैक्स की कंपटीशन का 20-22 मार्क का जनरली सवाल टेस्ट ही किया जाता है और इसके अलावा 10-12-15 मार्क्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ या FET के एरिया से या फिर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के एरिया से पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास तीसरा एक छोटा सा एरिया है प्रोफेशनल वैल्यूज और इथिक्स के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे CA के तकरीबन सारी सब्जेक्ट्स में इथिक्स का कुछ पोर्शन ऐड किया जाता है कि एज अ अकाउंटेंट हमारी क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज अ ऑडिटर हमारी क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स एडवाइजर, एज अ टैक्स प्रिपेयरर आपके ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप्लाई होती है, ये बात हम इस एरिया के अंदर कवर कर रहे होंगे। अब देखिए, ये तो मैंने ICAP के हिसाब से आपको कोर्स का ओवरऑल ब्रेकअप बता दिया कि इनकम टैक्स का पोर्शन कितना है, सेल्स टैक्स का पोर्शन कितना है, FET का पोर्शन कितना है और एथिक्स का पोर्शन कितना है। टैक्स का पेपर हम अपनी CA की जर्नी में पहली बार नहीं देख रहे। इससे पहले हम CAF लेवल पे भी टैक्स का एक सब्जेक्ट पास करके आ चुके, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी हमें कुछ हेल्प मिल रही होगी। हमें एक टैक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और CA फाइनल में हम इस टैक्स की अंडरस्टैंडिंग को हाई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स के एरिया में आपने CAF लेवल पे टैक्स लॉ में कुछ चीज़ें कवर की हैं। लाइक आपने टैक्स का बेसिक्स कवर किया है, 5 बेड्स ऑफ इनकम की चीज़ें कवर की हैं, लॉसेस का एरिया कवर किया है, टैक्स क्रेडिट्स का एरिया कवर किया है, AOP की टैक्सेशन वगैरह कवर की है। तो CAF लेवल पे हमने इनकम टैक्स के पोर्शन में जो कुछ पढ़ा था वो सब कुछ हमें CA फाइनल में दोबारा से पढ़ना है। उन सारे एरिया से CA फाइनल में भी चीज़ें पूछी जाती हैं और CA फाइनल का कुछ एडिशनल एरिया भी है जो कि आप इस सब्जेक्ट में मेरे साथ कवर करोगे। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपने CAF लेवल पे पढ़ी थी वो आपको खुद से रिवाइज करनी होगी।
आपको C5 का सब्जेक्ट इस तरह से तैयार करवाया जाएगा कि एज इफ कि आप पहली बार टैक्स के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो हम कैफ लेवल की भी सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, 5 बेट्स ऑफ इनकम को भी डिटेल में कवर करेंगे, लॉसेस की चीज़ें भी देखेंगे, टैक्स क्रेडिट्स भी देखेंगे, और फिर इसके बाद CA फाइनल का जो एडिशनल एडवांस एरिया है, जिसमें हमारे पास ग्रुप टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं, जिसमें हमारे पास कॉर्पोरेटाइजेशन के प्रोविजंस हैं, जिसमें हमारे पास नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन है, जिसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन है, जिसमें हमारे पास फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कैफ लेवल का जो हमने इनकम टैक्स पोर्शन कवर किया है वो भी आपका दोबारा से कवर होगा, और CA फाइनल लेवल की एडवांस इनकम टैक्स की इंप्लीकेशंस भी आप कवर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स भी हमने कैफ लेवल पे गुड्स की हद तक कवर किया था, यानी कि कैफ लेवल पे जो हमने टैक्स का पेपर पास किया है उसमें गुड्स की इंपोर्ट और गुड्स की सप्लाई के ऊपर जो सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन है हमने कवर किए, लेकिन ऑल्दो उसका एक बेसिक वर्जन कवर किया। CA फाइनल लेवल पे हम गुड्स की टैक्सेशन के साथ साथ सर्विसेज की सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन भी देखेंगे, यानी पूरे पाकिस्तान में जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं या गुड्स सप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन आती है उन्हें भी कवर करेंगे, यानी कि जो कैफ लेवल पे कवर किया और जो एडवांस प्रोविजंस हैं वो भी, और साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जब सर्विसेज रेंडर की जाती है तो उस पर जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चार्ज होता है इनके एरियाज के इनके प्रोविजंस को भी हम कवर कर रहे होंगे। देखिए पाकिस्तान में बेसिकली होता यूँ है कि गुड्स के ऊपर फेडरल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अप्लाई होता है, और सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अप्लाई होता है विद रिस्पेक्ट टू दी कि किस प्रोविंस में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, किस प्रोविंस में सर्विसेज रेंडर की जा रही है। तो CA फाइनल लेवल पे आप सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज दोनों एरियाज को डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो FET का एरिया आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं किया था। FET का एरिया अब CA फाइनल लेवल पे पहली बार दिखोगे और गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की इंप्लीकेशंस को कवर कर रहे होंगे। तो रफली मैं यूं कह सकता हूं कि जो मैंने आपको ओवरऑल कोर्स का साइज बताया कि तकरीबन 110 से 120 आवर्स के लेक्चर में आपका ओवरऑल कोर्स कंप्लीट होगा, तो इसमें से यूं समझ लें कि 30-40 आवर्स आपके कैफ 2 के पोर्शन का ही रिवीजन या आपके कैफ 2 के पोर्शन की ही कवरेज हो रही होगी, और तकरीबन 60-70 आवर्स आप CA फाइनल का एडवांस एरिया, CA फाइनल का एडिशनल एरिया कवर कर रहे होंगे। अगर मैं इस 110-120 घंटों को सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में बाइफरकेट करूं तो तकरीबन 80 आवर्स आपके इनकम टैक्स के ऊपर स्पेंड होंगे और तकरीबन 25-30 आवर्स आपके सेल्स टैक्स के एरिया पे स्पेंड हो रहे होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमने इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज देखा, एक तो हमने इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट देखा। अब इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, इस सब्जेक्ट की क्या मोडालिटीज होगी, ओपन बुक एग्जाम के हवाले से, ICAP के CB एग्जाम बेस्ड सॉफ्टवेयर के हवाले से, ये सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए CFEP 5 का ये पेपर एक ओपन बुक एग्जाम है, यानी कि एग्जाम के 3-3.25 घंटे में आपको टेक्स्ट के बेरेक्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। अब ये जो बेरेक्स हैं ये आप हार्ड कॉपी में अपने एग्जाम में नहीं ले जा सकते, बल्कि आपके ICAP के पोर्टल पे ही आपको सॉफ्ट में बेरेक्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो हमें कोई हार्ड कॉपी वगैरह एग्जाम में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, हमें ICAP की तरफ से ही सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, सॉफ्ट वर्जन की फॉर्म में ये बेरेक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि सर ये बेरेक्ट क्या चीज़ है, क्या ये आपकी कोई रेफरेंस बुक है? नहीं सर, ये मेरी कोई रेफरेंस बुक नहीं है, ये लॉ की किताबें हैं, ये लॉ के एज इट इज प्रोविजन की बुक्स हैं। डिफरेंट पब्लिशर्स के बेरेक्ट ICAP इस्तेमाल करता है और ICAP आपको एग्जाम में उनका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होगा। इवन ICAP एग्जाम में नहीं बल्कि एग्जाम के पहले ही आपका जो स्टूडेंट एरिया होता है, आपका जो स्टूडेंट लॉगिन होता है ICAP की वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर आपके पास बेरेक्ट का एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले उस बेरेक्ट से फेमिलराइज हो सको, इस बेरेक्ट को इस्तेमाल करना सीख सको कि इस बेरेक्ट को किस तरह से एग्जाम के 3 घंटों में हमें इस्तेमाल करना होगा। तो फिर यहाँ पर सवाल आता है कि सर हमें क्या बेरेक्ट हार्ड कॉपी में परचेज करने की ज़रूरत है या हम सॉफ्ट में इस्तेमाल करें? देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल ओपन हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सॉफ्ट में भी बेरेक्ट को पढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, और अगर आप सॉफ्ट में पढ़ने से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हार्ड कॉपी में भी बेरेक्ट परचेज कर सकते हैं। सर आप क्या मशवरा देंगे कि क्या हमें बेरेक्ट की हार्ड कॉपी परचेज करनी चाहिए, हमें बेरेक्ट को सॉफ्ट में इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा मशवरा यहाँ पे ये होगा कि चूंकि आपको एग्जाम के 3 घंटों में बेरेक्ट को सॉफ्ट वर्जन में इस्तेमाल करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रिपरेशन करते वक्त भी बेरेक्ट को सॉफ्ट में ही इस्तेमाल करें, ताकि सॉफ्ट में बेरेक्ट को किस तरह से लोकेट किया जाता है, किस तरह से चीज़ें सर्च की जाती है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आपकी एग्जाम से पहले ही प्रिपरेशन हो। अगर आप पढ़ते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त बेरेक्ट की हार्ड कॉपी इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम में डायरेक्टली सॉफ्ट वर्जन इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको चीज़ें सर्च करने में, चीज़ें ढूंढने में, चीज़ें लोकेट करने में मुश्किल आ सकती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको बेरेक्ट सॉफ्ट वर्जन में ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम सिचुएशन से खुद को
फेमिलराइज कर सके। फिर अगला सवाल आता है कि सर यहाँ पे सिर्फ हमें टैक्स की बेरेक्टी कवर करनी होगी, आपकी कोई रेफरेंस बुक या आपकी कोई प्रैक्टिस किताबें वगैरह नहीं होंगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे CFF 5 के 3 वॉल्यूम्स हैं जो कि आपको इस करिकुलम में अवेलेबल किए जाएंगे, आपको इस करिकुलम के साथ कवर करवाए जाएंगे। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में हम इनकम टैक्स का पोर्शन कवर करेंगे और वॉल्यूम 3 में हम सेल्स टैक्स, एफडी और एथिक्स का एरिया कवर करेंगे। सर क्या ये तीनों वॉल्यूम्स हमारे पास डे 1 से अवेलेबल होगी? नहीं सर, ये तीनों वॉल्यूम्स हमारे पास डे 1 से अवेलेबल नहीं होगी। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपको कुछ टैक्स की चेंजेस के हवाले से समझाना पड़ेगा। देखिए, हम चूंकि एक डेवलपिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, और आप अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं कि फ्रिक्वेंटली टैक्स लॉस में चेंजेस आते रहते हैं। कभी कोई बजट की फॉर्म में चेंजेस आ रही होती हैं, कभी कोई मिनी बिल की फॉर्म में चेंजेस आ रही होती है, कभी कोई प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा होता है, कभी डिफरेंट तरह के SROs आ रहे होते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में टैक्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही होती है। और बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंट चेंजेस ना भी हो तो कम से कम साल में एक दफ़ा बजट तो पास होता ही है। अब साल में एक दफ़ा जो बजट पास होता है, जो फाइनेंस एक्ट, लीगल टर्म इसकी होती है, फाइनेंस एक्ट पास होता है। ये फाइनेंस एक्ट में आपके टैक्स लॉस में ही चेंजेस लाई जा रही होती है। कुछ एग्जिस्टिंग टैक्स प्रोविजंस को डिलीट किया जाता है, कुछ नेक्स्ट टैक्स प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को मॉडिफाई, अमेंड किया जाता है। तो फाइनेंस एक्ट की फॉर्म में हमारे टैक्स लॉस के अंदर चेंजेस लाई जा रही होती है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि सर अगर टैक्स लॉ में बार बार चेंजेस आती रहती हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ों को कवर करना है और कौन सी चीज़ों को कवर नहीं करना? इसके हवाले से ICAP की पॉलिसी डिफाइंड है। ICAP ये कहता है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पीछे टैक्स लॉस में जो भी चेंजेस आएंगी वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। आपकी एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पहले तक टैक्स लॉ में जो भी चेंज आएगी, जो भी नया SRO आएगा, जो भी नया मिनी बजट आएगा, जो भी नया ऑर्डिनेंस आएगा, ये आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन डेट से 4 महीने पहले अगर कोई लॉ में चेंजेस आती हैं तो ये आपको बिल्कुल कवर करना होगी, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट दिसंबर की अटेम्प्ट में CFF 5 के पेपर में अपेयर हो रहा है तो अगस्त तक टैक्स लॉ में जो भी चेंजेस आएंगी वो उसे कवर करना होगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 मंथ्स में टैक्स लॉ में अगर चेंजेस आती है तो वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। इसी तरह अगर आप जून की अटेम्प्ट में CFF 5 के सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हो तो फरवरी तक जितनी भी लॉ में चेंजेस आती है ये आपको कवर करना होगी। फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 मंथ्स के अंदर एग्जाम में टैक्स लॉ में जो भी चेंजेस आएंगी ये आपकी जून अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। तो टैक्स लॉ में मेजर चेंजेस तो जनरली बजट की फॉर्म में, फाइनेंस एक्ट की फॉर्म में लाए जा रहे होते हैं। और रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2025 पास हो चुका है पार्लियामेंट से, तो जो भी अपडेटेड टैक्स प्रोविजन है वो आपकी आने वाली दिसंबर 25 और जून 26 की अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होगी। और इस दौरान अगर कोई मिनी बजट आ जाता है, कोई नया SRO आ जाता है, कोई नया ऑर्डिनेंस वगैरह पास हो जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उसे कवर करवाऊंगा। अदरवाइज फाइनेंस एक्ट 2025 आपके लिए दिसंबर 25 और जून 26 की अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है। अब देखें, चूंकि बिल्कुल रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2025 पार्लियामेंट से पास हुआ है और अगर आप फाइनेंस एक्ट की कॉपी देखेंगे तो ये कोई 280 से 300 पेजेस का एक पूरा बुकलेट होता है। तो ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डे 1 पे आपके पास तीनों अपडेटेड वॉल्यूम्स अरेंज करके रख दूं, ये तीनों किताबें अपनी डे 1 पे अपडेट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। तो ये वॉल्यूम्स आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। वॉल्यूम 1 मिड ऑफ जुलाई तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, वॉल्यूम 2 मिड ऑफ अगस्त तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और वॉल्यूम 3 मिड ऑफ सितंबर तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये मैं सिर्फ एक टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 मिड ऑफ जुलाई, वॉल्यूम 2 मिड ऑफ अगस्त और वॉल्यूम 3 मिड ऑफ सितंबर तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा हार्ड कॉपी में। सर बुक्स हमें हार्ड कॉपी में परचेस करनी होगी? नहीं सर, यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको इन तीनों वॉल्यूम्स की सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं सॉफ्ट में ही पढ़ें, और अगर आप इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी, हार्ड बुक की ज़रूरत है तो फिर आप हार्ड बुक भी IQ के कैंपस से या IQ के डिलीवरी के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी टोटल मर्जी है। लेकिन अगेन ये जो मेरी रेफरेंस बुक है ये सिर्फ मैं लॉ को किस तरीके से पढ़ाऊंगा, लॉ को किस तरीके से कवर करवाऊंगा, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये चीज़ें इसमें कवर होंगी। और ये मेरे वॉल्यूम्स आपको एग्जाम में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इन्हीं वॉल्यूम्स की मैं आपके सॉफ्ट वर्जन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप हार्ड कॉपी में वॉल्यूम्स को परचेस नहीं करना चाहते, आप सॉफ्ट में उन वॉल्यूम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वॉल्यूम 1 मिड ऑफ जुलाई, वॉल्यूम 2 मिड ऑफ अगस्त, वॉल्यूम 3 मिड ऑफ सितंबर तक अवेलेबल होगा। लेकिन जो जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा उन लेक्चर्स के अपडेटेड नोट्स आपके पास लेक्चर के वक्त ही अवेलेबल होंगे।
ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई लेक्चर कवर करवा दिया अपडेटेड नोट्स से तो वो नोट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं होंगे, वो नोट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी में तो अवेलेबल होंगे ही, लेकिन जो इसकी हार्ड कॉपी है वो मिड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ सितंबर तक अवेलेबल हो जाएगी। सर फिर आते हैं लेक्चर्स के ऊपर कि क्या हमारे पास लेक्चर्स सारे के सारे डे 1 से अवेलेबल होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल रिसेंटली तो फाइनेंस एक्ट 2025 पास हुआ है, मेरे लिए ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों वॉल्यूम्स को एक रात में बैठ के, एक हफ्ते में बैठ के अपडेट कर दूं। तो मेरे लिए ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है कि मैं सारे लेक्चर्स आपको डे 1 पे अपडेटेड रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूं। लेक्चर्स भी आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल हो रहे होंगे। मैं आपके साथ एक स्मार्ट, अब हम आते हैं आपकी बहुत सारी क्यूरीज के हवाले से कि सर हमें बेरेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हम आईकेप के एग्जामिनेशन पोर्टल की किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सर आप तो अपने कोर्स में इनकम टैक्स का एरिया पहले कवर करवाते हो, फिर सेल्स टैक्स का एरिया कवर करवाते हो, क्यों ना मैं सेल्स टैक्स से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, तो क्या ये सही होगा। तो बहुत सारी क्यूरीज हैं जो कि आपके जहन में होती है, वन बाय वन मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम बेरेट की बात करें कि बेरेट को किस तरह से एग्जाम में इस्तेमाल करना है। प्रिपरेशन करते वक्त आप हर चैप्टर के लेक्चर्स के साथ उस चैप्टर का बेरेट भी साथ साथ रीड करोगे। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर ओपन किया तो आपने मेरी बुक अपने सामने ओपन कर ली और उसका लेक्चर देखना स्टार्ट किया। जो चीज़ें आपके पास लेक्चर में आ रही होंगी वही चीज़ें आपके पास मेरी रेफरेंस बुक में भी आ रही होगी। तो आपने लेक्चर भी देखा, साथ साथ मेरी बुक भी अपने सामने रखी, और अगर कुछ एडिशनल चीज़ आपको नोट करने की जरूरत पड़ती है, पढ़ाते वक्त तो एग्जाम्पल दे दी, पढ़ाते वक्त कोई छोटी मोटी डायग्राम बना दी, वो आप अपनी बुक में ही कॉपी कर लीजिएगा, उसके लिए कोई सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करवा रहा हूँ तो उसे आप सेपरेटली अपने रजिस्टर वगैरह में नोट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाते हुए अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, तो वो आप अपनी बुक में ही बना लीजिएगा, उसके लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपके पास पढ़ने के लिए, रिविजन करने के लिए ज़्यादातर कंटेंट एक जगह पर अवेलेबल हो ना, आपको मल्टीपल जगहों से ना पढ़ना पड़े। अब जब हम किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे तो साथ साथ मेरी रेफरेंस बुक अपने सामने ओपन रखेंगे और आप देखेंगे कि हर चैप्टर के लेक्चर्स में और हर चैप्टर के नोट्स में उस चैप्टर के रेलेवेंट प्रोविजंस का सेक्शन रेफरेंस आ रहा होगा कि अगर लॉ की कोई बात है तो वो कौन से सेक्शन से आ रही है, कौन से सबसेक्शन से आ रही है, कौन से रूल से आ रही है, हर चीज़ में प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको लेक्चर्स में और नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपने करना ये होगा कि आपने एक चैप्टर का लेक्चर देखा, साथ साथ उसके चैप्टर के नोट्स यानी कि जो मेरी रेफरेंस बुक है वो ओपन की, और जैसे जैसे वो चैप्टर कवर होता जा रहा है उस सेक्शन को, उस रूल को, उस सबसेक्शन को जाके बेरेट से देयर एंड देयर रीड कर लिया, ताकि आपको समझ आए कि यार ये जो मैंने टैक्सेशन आपको बताई है मेरी बुक में इसको किस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन बेरेट में ये किस तरह से लिखा हुआ है। ऑब्वियसली एज ए टीचर पढ़ाते वक्त हम बहुत सारी टी डायग्राम्स बनाते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं, बहुत सारी लिंकिंग क्रिएट करते हैं। बेरेट में चीज़ें इतनी सिंपल वे में नहीं लिखी होती, बेरेट में सारी चीज़ें थ्योरेटिकली लिखी हुई होती है। तो आपने हर चैप्टर के लेक्चर्स के साथ साथ उनकी वॉल्यूम्स, उनके नोट्स भी ओपन करने, और जैसे जैसे चैप्टर कवर करते जाएं वैसे वैसे उसका बेरेट भी हाथों हाथ रीड करते जाए, ताकि ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप तीनों चीज़ें प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे। आप लेक्चर्स भी देख चुके होंगे, आप नोट्स भी यूज कर चुके होंगे और आप बेरेट में चीज़ें लोकेट करना भी सीख जाएंगे। फिर जब मैं कोर्स की सब्सटेंशियल कवरेज के बाद आईकेप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आऊँगा, तो आईकेप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते वक्त मैं एग्जाम पोर्टल के ऊपर, आईकेप के पोर्टल के ऊपर ही बेरेट इस्तेमाल करूँगा। तो वहाँ पे आपकी सही मानों में प्रैक्टिस होगी, या सही माने में आपको समझ आएगा कि इस बेरेट को एग्जाम के 3 घंटों में हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेरेट सिर्फ आपने खुद ही कवर करना है, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेरेट इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। लेकिन जब हम कोर्स का सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लेंगे और फिर आईकेप के पास पेपर्स के क्वेश्चंस पर आएंगे, तो उस पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप मुझे देखेंगे कि मैं बेरेट को भी आपके सामने पैरेलल ओपन करूंगा और किस तरीके से क्वेश्चंस की चीज़ों को बेरेट के अंदर सर्च करके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को ड्राफ्ट कर रहा हूँगा। सर इसके बाद आते हैं कि चूंकि हमने एग्जाम बेस्ड इन्वायरमेंट में एग्जाम देना है, तो हम अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिस का एरिया है, क्या वो रजिस्टर में सॉल्व करें या हम एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें या एक्सेल में सॉल्व करें। देखिए जब हम इन डिफरेंट एरियाज की कवरेज करेंगे ना, तो हर एरियाज के साथ आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सैलरी का हेड कवर होगा तो सैलरी के 10-12 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, कैपिटल गेन का कवर होगा तो कैपिटल गेन के 15-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, मिनिमम टैक्स रिजीम का एरिया तो उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। तो हर चैप्टर की कवरेज के साथ जो आपको प्रैक्टिस कवर करवाई जाएगी, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो अपने रजिस्टर में इसको प्रॉपर्ली नोट करो, और आप चाहो तो प्रॉपर एक्सेल फाइल मेंटेन करो, एक्सेल में ये सारी चीज़ें कॉपी करो। लेकिन याद रहे, ये प्रैक्टिस वाला एरिया सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ देखना और सुनना काफ़ी नहीं होगा। जो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर्स में कवर करवा रहा हूँ वो लाजमी
आपने अपने हाथों से या तो रजिस्टर में कॉपी करना है या फिर आपने अपनी नाजुक उंगलियों से एक्सेल की फॉर्म में एक्सेल के अंदर उनको सॉल्व करना है। सिर्फ लेक्चर देखोगे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे आप नहीं सीखोगे। आप देख रहे हो कि मैं एक गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, तो किसी को गाड़ी चलाते हुए देखकर आपको गाड़ी चलाना नहीं आ जाएगी। अगर आप किसी फुटबॉल प्लेयर को खेलते हुए देख रहे हो कि यार ये फुटबॉल प्लेयर खेल कैसे रहा है, तो देखकर नहीं सीख सकते। आपको खुद से उन सवालों को या तो अपने रजिस्टर में या फिर एक्सेल के अंदर सॉल्व करना होगा, इवन दो कि वो सवाल मैंने लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करवाए। फिर जब हमारे कोर्स का सब्सटेंशियल पोर्शन चंक कवर हो जाएगा, यानी कि तकरीबन कोर्स का 60-70% एरिया कवर हो जाएगा, तब हम आईकैप के पास पेपर्स पर आएंगे। और आईकैप के जो पास पेपर्स हैं वो आप देखेंगे कि मैं एक्सेल के ऊपर या आईकैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करूंगा। और यहाँ पे आपके लिए कंपल्जन है कि आपने इन आईकैप के पास पेपर्स को आईकैप के सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करना है। अब कम से कम भी 7-8 अटेम्प्ट के अगर पास पेपर्स आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लेते हो ना, आपके पास अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके पास एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैंने एग्जाम के 3 घंटों में सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करना है, एग्जाम के 3 घंटों में सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है। तो कोर्स को कवर करते वक्त प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप रजिस्टर में सॉल्व करें या एक्सेल फाइल में सॉल्व करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब हम ईयरली पास पेपर सॉल्व करेंगे, पिछले 8 से 10 अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो लाजमी आपने उन पास पेपर्स को आईकैप के सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करना है। अब ओवरऑल हम बात करते हैं कि हमारी CFEP 5 की तैयारी चलेगी किस तरह से। देखिए, सबसे पहले आपने ये ओरिएंटेशन सेशन कवर किया। इसके बाद आपने इस सब्जेक्ट का स्मार्ट स्टडी प्लानर देखना है, जिसमें आपको हर वीक का एक टारगेट दिया जाएगा कि हर वीक में कौन सा चैप्टर, कौन से लेक्चर्स आपने कवर करना है। और फिर स्मार्ट प्लानर की सीक्वेंस में पोर्टल पे जिस तरह से चैप्टर्स को सीक्वेंस अरेंज किया हुआ है, उसी स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में आपने टेक्स्ट के लॉ की कवरेज करनी है। जिस सीक्वेंस में मैंने स्मार्ट प्लानर बनाया है, उसी सीक्वेंस में मैंने बुक बनाई है, उसी सीक्वेंस में लेक्चर्स भी आपके पोर्टल पे आ रहे होंगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस को फॉलो करना है। सर व्हाट इफ के मैं पहले सेल्स टैक्स पढ़ लूँ, व्हाट इफ के मैं पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ लूँ। देखिए, अगर आपने व्हाट इफ पे जाना है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा करेंगे तो एक वजह है कि मैंने क्यों पहले इनकम टैक्स कवर करवाया, क्यों फिर बाद में सेल्स टैक्स कवर करवाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सेल्स टैक्स का एरिया तो सिर्फ 10, 15, 20 घंटों का है और उससे 30-35 मार्क का पेपर आएगा, तो पहले हम सेल्स टैक्स पूरा ना कर ले। यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि क्या तुम सिर्फ सेल्स टैक्स पढ़कर पेपर पास कर लोगे? ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ सेल्स टैक्स पढ़कर आपका पेपर तो पास नहीं होने वाला ना। मैं भी जानता हूँ कि सेल्स टैक्स का एरिया 20 घंटों में कवर हो जाएगा और उससे 35-40 मार्क का पेपर आएगा, लेकिन कोई वजह है कि पहले आपको इनकम टैक्स कवर करवा रहा हूँ, उसके बाद सेल्स टैक्स कवर करवा रहा हूँ। लेकिन जब बच्चा कोई पैदा होता है ना, तो हम पहले दिन उसे गोश्त नहीं खिला देते। पहले दिन वो माँ का दूध पीता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते पानी पीता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़े स्पाइसेस चखता है और फिर एक वक्त आता है कि वो गोश्त के इंसानों को खाने लग जाता है। तो एक वजह है कि पहले आपको इनकम टैक्स के थ्रू आपकी बेस बनाई जाएगी। जब इनकम टैक्स के थ्रू आपकी बेस बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर आपको सेल्स टैक्स का एरिया भी कवर किया जाएगा। हाँ, अगर किसी ने टैक्स लॉ पहले ही पढ़ा हुआ है तो वो अब सेल्स टैक्स पहले पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। यानी कि अगर कोई CFEP 5 की दूसरी तीसरी अटेम्प्ट दे रहा है खुदा ना खास्ता, तो वो सेल्स टैक्स का एरिया पहले कवर कर सकता है। लेकिन अगर आप पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड इनकरेज, आई वुड एडवाइस कि पहले आप इनकम टैक्स का पोर्शन मेरे साथ कवर करें और उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स के एरिया पे जंप कर रहे होंगे। समर 2025 का 100% कोर्स कंटेंट आपके पोर्टल के ऊपर अभी से अवेलेबल है। मैं आपको स्टडी प्लानर में बताऊंगा कि हर चैप्टर को मैं किन किन वीक्स में या किन किन डेट्स पे अपडेट कर रहा हूँ। और स्मार्ट प्लानर के साथ मैं आपके साथ एक प्रॉपर एक्सेल की शीट शेयर करूंगा, जिसमें हर चैप्टर्स में जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं, उन लेक्चर्स के आगे मैं ये भी लिख दूंगा कि कौन कौन से लेक्चर्स नए फाइनेंस एक्ट 2025 के हिसाब से अपडेट हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि 100% लेक्चर्स ही अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर 200 लेक्चर्स हैं तो 200 में से शायद 50-60 लेक्चर्स अपडेट करना पड़ते हैं। तो मैं हर चैप्टर के हर लेक्चर के आगे ये मेंशन कर दूंगा कि कौन सा लेक्चर अपडेट होना है, कौन सा लेक्चर पुराना वाला इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर किसी ने दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में या समर 2025 के अटेम्प्ट में CFEP 5 की तैयारी पुराने लॉ के हिसाब से कर रखी है, तो उससे अब दिसंबर 25 के लिए 100% लेक्चर्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप उस एक्सेल फाइल को देखें कि हर चैप्टर के अंदर सर ने कौन कौन से लेक्चर्स को अपडेट किया है और सिर्फ वो अपडेटेड लेक्चर्स दोबारा से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कैसे किए जाएंगे। देखिए, लेक्चर्स आपको IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के इस पोर्टल पे प्रोवाइड किए जाएंगे और पोर्टल पे लॉगिन करके पोर्टल का एक्सेस लेकर आप इस लेक्चर्स को सीक्वेंस के हिसाब से देखना शुरू कर सकते हैं। तो सर क्या हमारी कोई लाइव क्लासेस कवर नहीं होगी? नहीं सर, कोर्स की कवरेज के हवाले से मैं कोई आपकी लाइव क्लास कंडक्ट नहीं करूंगा, बल्कि आपको सारा कंटेंट रिकॉर्डेड अपडेट करके प्रोवाइड करूंगा। तो सर फिर हमारी जो क्यूरीज वगैरह होगी उनको कैसे एड्रेस करेंगे? सर आपकी क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे मैं और मेरे टीम मेंबर्स आपको आपकी क्यूरीज का आंसर दे रहे होंगे।
ऑन नीड बेसिस पे हम वीकली या फोर्टनाइटली लाइव Q&A सेशंस वगैरह भी कंडक्ट कर रहे होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तो आपको विद इन 24 आवर्स ही आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर क्वेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स को नीड फील होती है, तो फिर हम लाइव Q&A सेशन वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे कवर करवाएंगे। सर ओवरऑल कवरेज के हवाले से एक बार बता दें, देखिए आपके CFF 5 में जितना कंटेंट है वो कंटेंट मैं आपको कवर करवाऊंगा, जो कि आपको बाआसानी 90 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इनफ हो। 90 मार्क्स तक का पेपर आप अटेम्प्ट कर सके, और ऑब्वियसली 90 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो फिर आपके मोर देन 50% मार्क्स सिक्योर हो रहे होंगे। सर 100% कंटेंट रेडी नहीं होगा, नहीं सर, 100% कंटेंट रेडी करने के लिए तो शायद आपको 1.5-2 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने CAF 2 का भी अगर टैक्स का पेपर दिया है तो CAF 2 के एरिया में भी बहुत सारा एरिया ऐसा होता था कि जिसमें रिटर्न असेसमेंट अपील का एरिया आता था, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन का एरिया आता था, जो कि कोई कॉन्सेप्चुअल एरिया नहीं है, प्रोसीजरल नेचर का एरिया है। तो ऑब्वियसली CA फाइनल लेवल के ऊपर मैं आपको वो प्रोसीजरल नेचर की चीज़ें कवर नहीं करवाऊंगा। वो प्रोसीजरल नेचर की चीज़ें कवर ना करवाने के 2 रीजन हैं। एक तो वो बहुत गहरा समुंदर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, दूसरा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसकी कोई रेलेवेंस, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। मोर देन 90% मार्क्स आपके जिस एरिया से कवर होंगे, जिस एरिया से टेस्ट किए जाएंगे, वो आपको इस CFF 5 के कोर्स में कवर करवाया जाएगा, जिसमें 5 वेट्स ऑफ इनकम है, NTR, MTR, FTR का कॉन्सेप्ट है, ग्रुप टैक्सेशन है, कॉर्पोरेटाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन है, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन है, सेल्स टैक्स है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है। तो जहां से आपका 90% पेपर बनता है, 95% पेपर बनता है, वो एरिया मैं आपको CFF 5 के कोर्स में कवर करवाऊंगा। हाँ, 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स आपके ऐसे एरिया से आ सकते हैं कि कोई रिकवरी का सेक्शन पूछ ले, कोई रिटर्न असेसमेंट अपील का सेक्शन पूछ ले, कोई रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन की चीज़ें पूछ लें। तो टू बी ऑनेस्ट डे 1 पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो एरियाज हैं जो कि मैं आपको CFF 5 में कवर नहीं करवाऊंगा, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप उसे खुद से पढ़ने की होशियारी करो। क्यों? इसको पढ़ने में आपके 30, 40, 50 घंटे एडिशनल लगेंगे, और इस एरिया से चीज़ें एग्जाम में आए इसके चांसेस बहुत ही कम है, और एग्जाम में आ भी जाती है तो इस एरिया से कोई 5-7 मार्क्स से ज़्यादा की चीज़ आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हमने जो हम 80-20 प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं ना, कि हम उस चंक को कवर करें जो कि हमारे पेपर का कंपलसरी है, जहाँ से हमारे बासानी पासिंग मार्क्स सिक्योर हो रहे होंगे। सर फिर अगर हमारी क्यूरीज वगैरह हैं तो क्यूरीज वगैरह के वाले से मैंने आपको बताया कि एक तो व्हाट्सएप पे आपको आंसर किए जाएंगे, और नीड बेसिस में हम Q&A सेशंस वगैरह भी कंडक्ट करेंगे। अब इस ओरिएंटेशन सेशन में भी मैंने आपकी सारी पॉसिबल या सारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली इस सेशन को देखने के बाद भी आपके जहन में कुछ नए सवाल, कुछ नई कन्फ्यूजन, कुछ नई क्यूरीज वगैरह आ सकती है। तो वो चीज़ें फिर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे होंगे, और अगर लेट से कि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं तो हम कोई Q&A सेशन कमिंग वीक के अंदर कंडक्ट कर लेंगे, यानी कि मुहर्रम के बाद कंडक्ट कर रहे होंगे। तो इजाज़त दे यहीं तक, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से CFF 5 के ऑफिशियल कोर्स कंटेंट में मुलाकात होती है। थैंक यू।